चलिए जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हमने चीज पढ़ी थी कि असेट्स क्या होते हैं। असेट्स जो वो होते हैं जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करे। सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने असेट्स को देखा था। असेट की दो कैटेगरीज होती हैं। एक आपके पास में होती है नॉन करंट एसेट और दूसरी आपके पास में होती है करंट एसेट। सर, नॉन करंट एसेट में भी आपके पास में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली आती है आपके पास में टेंजिबल एसेट्स एंड दूसरी आती है आपके पास में इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, नॉन करंट एसेट हमारे पास में वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और इसमें हम लोगों ने कैटेगरी नंबर 1 पढ़ी थी टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स आपके पास में वो एसेट्स होते हैं विच कैन बी सीन एंड टच, यानी जिनके पास में कोई एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो जो भी एसेट आपके पास में फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले होते हैं उनको हम लोग डेप्रिशिएबल इन नेचर बोलते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू टाइम टू टाइम कम होने लग जाती है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ एसेट, जैसे हमारे पास में बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी है और प्लांट है। ये सारे आपके पास में एसेट्स होते हैं जो डेप्रिशिएबल इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट लैंड। लैंड कभी आपका डेप्रिशिएबल इन नेचर नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट में हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास में वो एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, यानी जिनके पास में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमने गुडविल पढ़ा था, ट्रेडमार्क पढ़ा था, पेटेंट्स पढ़ा था एंड कॉपीराइट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़े थे। सो जितने भी टेंजेबल एसेट्स होते हैं हमारे पास में वो डेप्रिशिएबल इन नेचर होते हैं, लेकिन जितने भी आपके पास में इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएबल इन नेचर नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं आपके पास में अमोर्टाइज इन नेचर होते हैं। उनको हम अमोर्टाइज करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमारे पास में फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास में क्या होते हैं, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ एसेट के बारे में पढ़ा था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बारे में पढ़ा था एंड हमने पढ़ा था एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देन कुछ कॉसेस ऑफ हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड, अपना पहला मेथड स्टार्ट किया था, डेट इज नोन एज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। जिसमें हमने पढ़ा था कि सर इसमें जो आपका डेप्रिसिएशन का रेट रहता है और अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है विद इन ईयर टू ईयर। अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सर कि आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था सर कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू के बारे में हम बताऊं तो फिर हम लोगों ने स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू के नाम से भी जाना है और ब्रेकअप वैल्यू के नाम से भी जाना है। उसके बाद में अगर हम लोगों ने बात करी थी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। विद दिस हमने इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। देन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे टाइम टू टाइम पे सॉल्व किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। सो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग रीड करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 को बेसिकली टाइम टू टाइम हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे कि अब हम लोगों को आखिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल्स को भी बढ़ाएंगे, जिससे कि टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सके। पहला आपके पास में आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 a limited company purchased a machinery of rupees 1,90,000 and spent 10,000 on its installation. At the date of purchase, it was estimated scrap value of the machine would be 50,000 at the end of the 6th year। यानी कि स्क्रैप वैल्यू इसकी एट द एंड ऑफ 6th ईयर कितने की है सर, 50,000 रुपीज की है। आपको इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है एंड आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है फॉर ओनली 4 ईयर्स। सिर्फ 4 साल का आपको मशीनरी अकाउंट एंड 4 साल का आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। बोला जा रहा है कि सर जो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है वो लगानी है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो सर सबसे पहले आपको बताया था हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो विद दिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपेयरिंग ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1। अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 1 की बात करूँ तो फिर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 एंड हेडिंग डालेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसके लिए सर हमने फॉर्मूला को पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी
यस। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो सर कॉस्ट आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कॉस्ट है आपके पास में। सर 1,90,000 की मशीनरी आपने परचेज करी है एंड उस पर स्पेंड किया है आपने 10,000 रुपीज ऑन इंस्टॉलेशन। और कह रहे हैं कि छठे साल पे 6 ईयर बाद आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 रुपीज। चलिए इसको भी प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट है आपके पास में 1,90,000 प्लस 10,000 माइनस 50,000 योर स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ है आपके पास में 6 ईयर। तो 2 लाख माइनस 50,000 आपके पास में वो यहाँ पे 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 किया तो आपके पास में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया सर 25,000 रुपीज का। होपफुली यहाँ पे पॉइंट क्लियर। और आपको यहाँ पे पता है कि जो आपको डेप्रिसिएशन लगानी है यहाँ पे हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो वो कांस्टेंट रहता है, हर साल सेम रहता है। तो इस बेस पे आप ध्यान देंगे कि आपका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा वो हर साल सेम रहेगा। तो विद दिस हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री आई एम सो सॉरी, हम लोग प्रिपेयर करते हैं अकाउंट यहाँ पे। सो फर्स्ट ईयर का आपके पास में आपने मशीनरी परचेज करी तो एंट्री हो गई आपके पास में टू बैंक अकाउंट 1,90,000 एंड टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज का आपके पास में इंस्टॉलेशन आया। डेप्रिसिएशन लगेगी एट द ईयर एंड, हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द ईयर एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे सर 25,000 एंड बाय बैलेंस CD। तो यानी कि फर्स्ट ईयर की एंडिंग में मशीन की वैल्यू हो गई 1,75,000। और ये फर्स्ट ईयर के एंड में 1,75,000 को हम लोग किस लॉजिक से पढ़ा था कि सर ये सेकंड ईयर की बुक वैल्यू होगी, ये सेकंड ईयर की सर आपकी बुक वैल्यू होती है। सो टोटल करेंगे सर 2 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का आप 2 लाख रुपीज यहाँ पे टोटल कर देंगे। साथ के साथ में डेप्रिसिएशन को भी राइट ऑफ करते चलेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जिसकी जनरल एंट्री हमने पढ़ी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट पहला, जब हम लोग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसके बाद में हम लोग डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जिससे हमारे पास में जो जनरल एंट्री बनती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम लोग जल्द से जल्द रिवीजन करते हुए चल रहे हैं तो इसलिए प्लीज मैं यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी तो आप प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा प्रैक्टिस कर करके। अदरवाइज आपको अगर कॉन्सेप्ट और सीखने हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है यहाँ 8178650210, ये मेरा नंबर है। आप मेरे से कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। डाउट अगर आपको हो तो आप उसके बारे में भी मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए सर, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश एक्सपेंसेस। पहली जनरल एंट्री होगी हमारे पास में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सो फर्स्ट ईयर का हमें डेप्रिसिएशन राइट राइट ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा 25,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा बाय द अमाउंट ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट डेबिट कर दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ 25,000। चलिए सर, यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लिया एंड फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने राइट ऑफ भी कर लिया। देन बुक वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में जो हो जाएगा आपके पास में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
1,75,000 रुपीज। एंड सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन भी आपके पास में अमाउंट सेम होगा। बाय डेप्रिसिएशन 25,000 एंड बाय बैलेंस CD 1,50,000। देन सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन को भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके लिए भी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरीज 25,000 रुपीज से। एंड सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 से सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो 20 इसको टोटल करके हम लोगों ने क्लोज किया। सेकेंड ईयर का भी हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करके सर राइट ऑफ कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके अकाउंट में थर्ड फॉर द थर्ड ईयर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि सर आप 4 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दीजिए। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन 1,50,000 एंड थर्ड ईयर की यहाँ पे डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन 25,000 एंड बाय बैलेंस CD 1,25,000। 1,25,000 सर आपकी फोर्थ ईयर की बुक वैल्यू होगी। चलिए सर अब इसको भी डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं साथों साथ। तो थर्ड ईयर में हमारे पास में आ जाता है टू मशीन्स 25,000 की डेप्रिसिएशन लगी मशीनरी अकाउंट में। एंड इसको भी P&L अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया 25,000 से सर। देन फोर्थ ईयर की सर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000 सर। डेप्रिसिएशन लगेगी हमारे पास में फोर्थ ईयर की 25,000 एंड बाय बैलेंस CD 1,00,000 रुपीज। इट मीन्स सर आपके पास में आफ्टर द 4 इयर्स, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से 10, अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो 4 साल बाद में आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी? फुल 1,00,000 रुपीज। यानी कि ये बुक वैल्यू कौन सी ईयर की होगी आपकी? फिफ्थ ईयर की बुक वैल्यू। और इसको भी हम लोग अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ ईयर में टू मशीन्स 25,000 एंड फोर्थ ईयर में भी आपके पास में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 रुपीज से सर, जिसको क्लोज किया हमने 25,000 रुपीज से। एंड अगेन इसे भी क्लोज किया हमने। पर ये क्या हो गया सर? 25,000 से।
सर विद दिस हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम लोग देखते हैं हमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या डिस्कस करते हैं हम लोग। सर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा था कि सर 4 साल का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दीजिएगा। तो हम लोगों ने 4 साल का मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया, जिससे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो सर था रिक्वायरमेंट दी गई थी कि सर आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के फॉर्मूले से कैलकुलेट करा। विद दिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने की एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने की, तो हम लोगों ने साइमल्टेनियसली मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर किया एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास में बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाना चाहता हूँ। दैट कॉन्सेप्ट नेम इज, वो मेथड नंबर 2 है आपके डेप्रिसिएशन का। मेथड नंबर 2 आपके पास में आ जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं हम लोग और चलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। हेडिंग डालते हैं सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम लोगों ने जिसको हमने सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से, एंड जिसको हम सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी सर जानते हैं। तो टोटल इस मेथड के 3 नाम है। आइए डिस्कस करते हैं आखिर इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सर मानते हैं कि मेरे पास में एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, उसको मैंने 1 लाख रुपीज में परचेस किया है। अमाउंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास में है, आपको यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10%। 10% सर आपके पास में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट विल बी व्हाट विल बी दी बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। बोला जा रहा है कि जो मशीन आज हमने 1 लाख रुपीज की परचेज करी है, आज से 3 साल बाद उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी अंडर WDV मेथड। हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सर इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में बहुत ही सिंपल वे है। आइए पढ़ते हैं सर। कॉस्ट ऑफ एसेट्स है आपके पास में। कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको यहाँ पे गिवन है 1 लाख रुपीज का, जिसमें आप अगर फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर की सर डेप्रिसिएशन आपके पास में लगता है 10%। एंड 10% वो होता है सर आपकी बुक वैल्यू का। इट मीन्स बुक इस टाइम पे आपकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का 10% हो गया सर आपके पास में 10,000। माइनस करते हैं आपके पास में 90,000 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू आती है फॉर द सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कंसिडर अब यहाँ पे पॉइंट को हमें कंसिडर करना है कि सर अब जो डेप्रिसिएशन लगेगी ना सर, अब जो आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगी 10% की, वो 10% की लगेगी सर आपकी 90,000 रुपीज पे। यानी कि सेकंड ईयर की बुक वैल्यू पे सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन लगेगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास में डेप्रिसिएशन का रेट बिल्कुल सेम था, यानी कि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगा दिया है बुक वैल्यू पे। यानी कि जिस साल आपके पास में 90,000 रुपीज की मशीनरी है, उसकी वैल्यू पे भी डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी सर, 90,000 की प्रपोर्शन पे लगेगी। यानी 90,000 का 10% 9,000 रुपीज की आपकी डेप्रिसिएशन लग जाएगी। आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगी यहाँ पे 9,000 की। तो इट मींस
आफ्टर द सेकेंड ईयर आपके पास में बुक वैल्यू कितने की होगी सर? 81,000 की। देन थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन को अगर मैं यहाँ पे लेस करता हूँ, यहाँ पे सर थर्ड ईयर की अगर मैं डेप्रिसिएशन लेस करता हूँ 10% का, तो वो होता है सर 8100 रुपीज। यानी 81,000 में से अगर 8100 रुपीज गया, माइनस किया हमने, तो आपके पास में कितने की वैल्यू आ गई सर? ओनली आपके पास में वैल्यू आ गई ओनली 72,900। यानी आफ्टर द थर्ड ईयर आपके पास में बुक वैल्यू कितने की है सर? 72,900 रुपीज की आपके पास में बुक वैल्यू है। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने WDV मेथड क्यों यहाँ पे डिस्कस किया है। सर अगर हम लोग देखें कि ये WDV मेथड का यहाँ पे जो आपके पास में डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में हमेशा बुक वैल्यू चेंज होती रहती है, और बुक वैल्यू पे लगने वाली डेप्रिसिएशन भी आपके पास में टाइम टू टाइम इसी वजह से चेंज होती है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू चेंज हो रही है। वेदर आपका अगर आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट या आपका आउटपुट भी आपके पास में चेंज हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे स्टार्टिंग में था 1 लाख रुपीज, अब 1 लाख का 10% हो गया 10,000। लेकिन सेकंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो था 90,000। 90,000 आपके पास में 10% लगाया हमने डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कभी चेंज नहीं होता, बट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास में WDV में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में एक डिफरेंस बताऊं, so in straight line method amount and rate of depreciation is constant। amount and rate of depreciation is constant अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताऊं। बट अगर मैं आपको बताऊं WDV मेथड के बारे में, सो इन WDV मेथड, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन will change ईयर टू ईयर। सालों साल ये क्या करता रहता है सर? बदलता रहता है। बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल सेम। बट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल सेम। इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास में रेट भी सेम रहता है एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपके पास में सेम रहता है। बट अगर मैं अब आपको बताऊं, यहाँ पे आपके पास में अमाउंट तो चेंज होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में रेट जो है वो सेम रहता है। यानी रिटर्न डाउन वैल्यू के केसेस में आपकी बुक वैल्यू चेंज होने की वजह से आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। बट क्या आपके पास में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है? नहीं सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि सर हम लोगों की कंपनी की पॉलिसी थी कि हम हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसलिए हर साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है वो 10% पे लग रहा है। लेकिन इनकी वैल्यू क्यों चेंज होकर आ रही है? क्योंकि इनकी बुक वैल्यू चेंज हो रही है सर। अगर आप देखेंगे पहले साल में डेप्रिसिएशन लगने के बाद में बुक वैल्यू कितनी थी? फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल कॉस्ट थी आपके पास में 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगा, सेकंड ईयर की बुक वैल्यू आपके पास में आ गई 9,000 रुपीज, आई मीन सॉरी 90,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपके पास में बुक वैल्यू चेंज हुई, जिस वजह से आपका डेप्रिसिएशन भी चेंज हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपका चेंज हो गया। बट वेदर अगर आपकी बुक वैल्यू सेम रहती तो क्या आपका डेप्रिसिएशन चेंज होता? नहीं सर। अगर हम कायदे से देखें उस टाइम पे हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हमारी बुक वैल्यू चेंज हो रही है, बट वहां पे हमारे पास में एक ही प्रिंसिपल था कि हम लोग सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, चाहे आपके पास में रिटर्न ईयर टू ईयर आपके पास में बुक वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या था।
उस टाइम पे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस केसेस में हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट ईयर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, बट द सेकंड ईयर से हम लोग बुक वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर द फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो बुक वैल्यू पे कर रहे हैं। होपफुली ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अब अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट है सेल ऑफ मशीनरी। कॉन्सेप्ट है आपके पास में सर सेल ऑफ मशीनरी। अगर मैं सेल ऑफ मशीनरी की बात करता हूँ सर, तो सेम एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आइए सर, मैं सेम एग्जांपल को अब तक यहाँ पे लिख लेता हूँ। आइए सर, इसको हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। हमारे पास में सेम क्वेश्चन सर यहाँ पे आ चुका है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि सर हमारे पास में जो बुक वैल्यू थी आफ्टर, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या थी, जो हमने कैलकुलेट कर ली। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आफ्टर, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सर आफ्टर थर्ड ईयर मशीन विल सोल्ड ऑफ रुपीज 70,000। मशीन विल सोल्ड ऑफ रुपीज 70,000, यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आफ्टर द थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन आपके पास में 72,900 है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ वाले एग्जाम्पल में कैलकुलेट करी थी सर। यस सर, अभी हम लोगों ने एग्जांपल में कैलकुलेट करी थी कि जो हमारे पास में थर्ड ईयर के बाद की जो मशीनरी की वैल्यू है, उसको 72,900 रुपीज की वैल्यू है वो। आइए सर, तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे 72,900 की वैल्यू, सो अगर देखता हूँ आफ्टर द थर्ड ईयर, आफ्टर द थर्ड ईयर अमाउंट ऑफ मशीन, अमाउंट ऑफ मशीन विल बी 72,900। बट यहाँ पे सर बोला जा रहा है कि हमने 3 साल के बाद में मशीनरी को बेच दिया 70,000 रुपए में। 3 साल के बाद में हमने मशीनरी को 72,000 में 70,000 में सेल आउट कर दिया। सो हमें यहाँ पे चेक करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास में कितना आया। सो अगर मैं माइनस कर देता हूँ सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड आपके पास में कितना आ जाएगा सर? अगर मैं सेल प्रोसीड की बात करूं, सो 70,000 का आपके पास में आ गया सेल प्रोसीड। सो इट मीन्स आपके पास में बुक वैल्यू कितने की हो गई सर आपके पास में, यानी कि लॉस हुआ 2,900 का। सर 2,900 का लॉस कैसे हो गया आपके पास में? अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया। ये हो गया आपके पास में लॉस ऑन सेल, यानी कि जिस दिन आप मशीनरी को बेच रहे हो ना, उस दिन मशीनरी की वैल्यू कितने की है? 72,900 की। लेकिन आपने कितने में सेल आउट कर दिया? 70,000 में आपने मशीनरी को सेल आउट कर दिया। तो आपके पास में कितने का लॉस हो गया? 2,900 का आपके पास में लॉस हो गया। यस सर, यही कॉन्सेप्ट था जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, और इस लॉस को हम लोग कर देंगे सर डेबिट टू द P&L अकाउंट। इसी लॉस को हम लोग डेबिट कर देंगे, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर मैं बात करता हूं सर, अगर बेसिकली आपके पास में गेन है, तो अगर आपके पास में गेन होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ सेल ऑन प्रॉफिट, अगर आपके पास में सेल प्रॉफिट में हुई है सर, सो इट विल बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको में आ गया होगा सर। इसी पॉइंट के रिगार्डिंग देखते हैं सर हम लोग एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को सर 4 देखना है इसके लिए।
विद इसकी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसके इसके हिसाब से बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट है जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। चलिए सर, अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ तो साथ के साथ में आप हमारे साथ में मिलकर फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सर। ऑन फर्स्ट, आस्था इंजीनियरिंग वर्क, आस्था इंजीनियरिंग वर्क परचेज अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2015, 1,80,000 रुपीज की आपने मशीनरी परचेज करी है एंड 20,000 रुपीज उसकी आपने इंस्टॉलेशन पे सर खर्चा किया है। ओके सर। एंड ऑन 1 April 2016, if a purchase of another machinery 2,40,000 रुपीज, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को आपने एक और मशीनरी परचेज करी जिसकी कॉस्ट कितने की है सर? 2,40,000 रुपीज की है। जस्ट अ सेकंड सर। हाँ जी सर। सो उस पर्सन ने 1 अप्रैल 2016 को 2,40,000 रुपीज की एक मशीन परचेज करी है एंड फॉर 1 अक्टूबर 2017 को यहाँ पे आपके पास में आ जाता है सर स्टार पॉइंट। एंड स्टार पॉइंट सर किस रिगार्डिंग है? क्योंकि ये वाला वो पॉइंट है जिसके लिए आपको ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2017 the machinery purchased on 1 July 2015 was sold for 1,45,000। सर जो मशीनरी आपने 1 जुलाई 2015 को परचेज करी थी वो 1 अक्टूबर 2017 को जाकर आपकी मशीनरी 1,45,000 में सेल आउट कर दी गई है। एंड अगेन ऑन 1 January 2018 another machine was purchased of for 4 lakh rupees। Prepare machinery account for the year ended 31st March 2016 to 2018, यानी कि 2018-16 से लेकर 2018 तक का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। एंड डेप्रिसिएशन का रेट है आपके पास में 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सर मेरे साथ में आप प्रिपेयर करेंगे फॉर्मेट। आई सर, आप प्रिपेयर करेंगे मेरे साथ में फॉर्मेट जिससे कि हम लोग आगे का क्वेश्चन को प्रोसीड कर सके। आई सर। चलिए सर, साथ के साथ में हम लोग वर्किंग नोट भी यहाँ पे प्रिपेयर करते रहेंगे तो मैं साइड पे जगह बना दी है फॉर द वर्किंग नोट्स। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन सर। चलिए सर, यहाँ पे हमें सब प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट की। डेबिट एन अमाउंट एंड क्रेडिट एन अमाउंट। डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीस। आइए सर, सो देखते हैं सर। ऑन हमने मशीनरी परचेज करी है ऑन 1 जुलाई 2015 को, जिसमें मैं सर यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। सर लास्ट क्वेश्चन में हमने अमाउंट और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा के डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला था। क्या इस बार हमें निकालने की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि इस बार हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इस बार आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं देखूं मशीनरी नंबर 1 की आपके पास में कितने की वैल्यू हो गई सर? आपने 1,80,000 रुपीज की मशीनरी परचेज करी थी जिसपे 2 लाख का आपने इंस्टॉलेशन पे किया है, सॉरी 20,000 का आपने इंस्टॉलेशन पे किया है। तो मशीनरी की वैल्यू हो गई सर आपकी 2 लाख रुपीज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पे 31 मार्च को
जो डेप्रिसिएशन लगेगी 31 मार्च 2016 को जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो कितने अमाउंट से लगेगी? क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज से लगेगी? नहीं सर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपकी 20,000 रुपीज से नहीं लगेगी, क्योंकि मशीनरी हमने पूरे के पूरे 12 महीने यूज नहीं करी है, क्योंकि हमने मशीनरी को परचेज किया ऑन 1 जुलाई 2015 में परचेज किया है। तो यहाँ पे आपके पास में डेप्रिसिएशन पूरे के पूरे 12 महीने नहीं लगेगी, सिर्फ 9 महीने डेप्रिसिएशन लगेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, सिर्फ 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। एंड 9 महीने की डेप्रिसिएशन का सर अमाउंट कितना होगा, ये आप अभी मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे सर। तो जिससे कि साथ के साथ में कैलकुलेशन चलिए शो कर देता हूँ आपके लिए। 2 lakhs का 10% अमाउंट हुआ 20,000 विद द 9/12, यानी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए आपके पास में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगा। तो 2 लाख का 10% हुआ सर 20,000, मल्टीप्लाई बाय 9/12 आपके पास में आया, यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास में 15,000 रुपीज का। होपफुली ये वाला पॉइंट में भी आपको कोई डाउट नहीं हो गया, ये वाला पॉइंट में कोई डाउट नहीं सर। तो चलिए अब आप क्लोजिंग शो कर सकते हैं अपने यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो होगी आपके पास में 1,85,000 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू। सो यानी 2 लाख रुपीज आपके पास में टोटल बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर में भी आपके पास में वैल्यू आ गई 2 लाख रुपीज की। यहाँ तो कोई डाउट सर नहीं होना चाहिए, सिंपल सा तो पॉइंट है सर। अब हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे सेकेंड ईयर की, हमें यहाँ पे करनी है ओपनिंग। तो मैंने बताया था कि ये वाला जो आपके पास में अमाउंट है, ये वाला जो आपके पास में अमाउंट है सर, ये वाला अमाउंट जो होता है वो नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू होती है। यानी कि 15-16 की बुक वैल्यू ये आपकी 1,85,000 नहीं है, 15-16 की बुक वैल्यू कितने की है सर, आपकी 2 लाख रुपीज की। एंड 1,85,000 रुपीज आपके पास में किसकी बुक वैल्यू होगी, 16 एंड 17 रुपीज, 16 एंड 17 की। ओके चलिए सर, तो 1 अप्रैल 16 की बुक वैल्यू होगी आपके पास में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर यहाँ पे बोली जा रही है एक बात, यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि सर ऑन 1 अप्रैल 2016, ऑन 1 अप्रैल 2016 इफ परचेज अनदर मशीनरी फॉर रुपीज 2,40,000, ठीक है, दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर 2,40,000, यहाँ पे इफ लिख दिया बाय मिस्टेक। चलिए सर, तो अगर मशीनरी परचेज करी गई है 2,40,000 रुपीज की, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट 2,40,000 रुपीज। सर अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने की लगेगी, 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लगेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। अब सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन को मैं सेपरेटली लगाऊंगा, यानी मशीनरी नंबर 1 एंड मशीनरी नंबर 2 करके। मशीनरी नंबर 1 की सर डेप्रिसिएशन कितने रुपीज की लगेगी सर, 10% ऑन द बुक वैल्यू। अब यहाँ पे बुक वैल्यू है मशीनरी नंबर 1 की 1,85,000, इसका डेप्रिसिएशन ऑन द 10% कितने का होगा सर, 18,500। यहाँ तो कोई डाउट सर? एंड यहाँ पे हमने ऑन द सेम डेट यानी 1 अप्रैल 2016 को हमने एक मशीनरी और परचेज करी है, यानी सेकेंड सीक्वेंस वाली मशीनरी परचेज करी है, उस पर भी 10% डेप्रिसिएशन लगेगी। एंड 31 मार्च 2017 आने में पूरे 12 महीने इस मशीनरी को यूज किया गया है, तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने लगेगी, यानी 24,000 रुपीज की। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास में कितने का हो गया, कैलकुलेट करते हैं, 18,500 प्लस 24,000, डेट इज 42,500 का आपके पास में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो गया। तो जिससे आपके पास में नेक्स्ट ईयर की आपके पास में जो बुक वैल्यू आ जाएगी वो कितने की होगी सर, M1 एंड M2, डेट इज, यानी कि M1 की बुक वैल्यू होगी 1,85,000 माइनस 18,500, डेट इज 1,66,500 रुपीज। एंड मशीनरी नंबर 2 की बुक वैल्यू होगी 2,40,000 माइनस 24,000, डेट इज 2,16,000।
सो आपके पास में टोटल बुक वैल्यू कितने की हो गई सर? 3,82,500 रुपीज। यहाँ तक कोई डाउट सर? चलिए सर, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में आ जाता है, इसको टोटल करके हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। सर टोटल करके हम लोग इसमें वैल्यू लिखते हैं 4,25,000। होपफुली ये वाला पॉइंट भी सर क्लियर होगा। देन इस बुक वैल्यू को हम लोग ओपनिंग प्रिपेयर कर देंगे सर ऑन 1 अप्रैल 2017 है सर, कौन सा ईयर एक बार देखते हैं, 17 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब बुक वैल्यू कितने की है? 3,82,500, जिसमें मशीनरी नंबर 1 एंड मशीनरी नंबर 2 की बुक वैल्यू आपके पास में कितने की है? 1,66,500 एंड 2,16,000 रुपीज। वैल्यू आ गई आपके पास में 3,82,500 रुपीज। सर यहाँ पे अब हमने एक एडजस्टमेंट को रीड किया था इस पॉइंट के रिगार्डिंग, वो ये था कि ऑन 1 जुलाई और ऑन फर्स्ट sorry, on 1st October 2017, the machinery purchased on 1st July 2015 was sold for the rupees 1,45,000 rupees। तो यहाँ पे सर बोला जा रहा है कि जो मशीनरी हमने 1 जुलाई 2015 को परचेज करी थी, यानी कौन सी मशीनरी हमने परचेज करी थी सर? ये वाली मशीनरी नंबर 1 जो हमने परचेज करी थी, उसको मैंने 1 अक्टूबर 2017 में जाके मैंने 1,45,000 को उसमें सेल आउट कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं सर। वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए मेरे साथ में आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन के नीचे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू सेल ऑफ मशीन 1। ऑलराइट सर, चलिए सर, जिसमें अब अगर मैं बताऊं कॉस्ट आपके पास में, कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2017 आपको सर कितने की गिवन है? कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2017 हम पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हैं। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2017 है आपके पास में 1,66,500 रुपीज की। तो सर चेक करते हैं 1,66,500 रुपीज की, अगर अगर कॉस्ट 1,66,500 रुपीज की सर आपके पास में जो कॉस्ट है वो है 1 अप्रैल 2017 की, वो है सर 1 अप्रैल 2017 की। तो अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं टिल द अक्टूबर, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा सर? यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि अगर मैं डेप्रिसिएशन 6 मंथ का और लगा दूं, तो जैसे कि मेरी मशीनरी की जो वैल्यू होगी, क्या वो 1 अक्टूबर तक की वैल्यू का आ जाएगी? यस सर, और ऑब्वियसली तो 1,66,500 का 10% हुआ सर आपके पास में 16,650, जिसको 6/12 कर देता हूँ तो मेरे पास में आ जाता है 8,325 रुपीज मेरे पास में बैलेंस आ जाता है। और ये बैलेंस कैसे आया सर? मैं यहाँ पे वर्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। 1,66,500 का 10% फॉर 6 मंथ, तो जिससे कि आपके पास में बुक वैल्यू कितने की आ गई सर? आपके पास में बुक वैल्यू आई है ऑन 1 अक्टूबर 2017 की 1,58,175 रुपीज, यानी कि 1,58,175 रुपीज की बुक वैल्यू है आपके पास में ऑन 1 अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 की आपकी बुक वैल्यू जो है वो है 1,58,175, जिसको हमने मशीनरी को सेल कर दिया माइनस सेल प्रोसीड। जिस मशीनरी को मैंने सेल कर दिया
1,45,000 रुपीज ओनली। यानी जिस दिन मशीनरी को मैंने 1,45,000 का सेल किया है, उस दिन एक्चुअली उस मशीनरी की बुक वैल्यू कितने की थी? 1,58,175। यानी कि आपने लॉस अर्न कर लिया, यानी लॉस इंकर करोगे आप 13,175 रुपीज का लॉस ऑन सेल। और लॉस ऑन सेल जैसे हो गया तो मैंने आपको अभी बताया था कि उसे हम लोग डेबिट करते हैं ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी जनरल एंट्री क्या हो जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आइए इसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं सर। डेट डालते हैं, ये सारी इलस्ट्रेशन हुई है ऑन 1 अक्टूबर 2017 को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैंक अकाउंट M1 सेल 1,45,000 रुपीज की बिक गई। एंड डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दी थी, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी है। डेप्रिसिएशन सर हमने चार्ज करी है यहाँ पे 8,325। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास में बैलेंस आ गया, कितना आपने लॉस इंकर किया? 13,175 रुपीज। तो यानी कि जितना पैसा मशीनरी नंबर 1 की आज बुक वैल्यू है 1,66,500, क्या मैंने क्रेडिट भी 1,66,500 किया है? आइए चेक करते हैं। यस सर, अगर आप इन तीनों का टोटल निकालोगे तो आपको वैल्यू कितने की मिल जाएगी? 1,66,500 रुपीज की। एंड यहाँ पे सर बोला जा रहा है, अब हमारे पास में सेल ऑफ मशीनरी का केस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑन 1 जनवरी 2018 अनदर मैंने मशीनरी परचेज करी है विद द अमाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज। तो दूसरी मशीनरी जो मैंने 4 लाख रुपए की परचेज करी है, उसकी बैंक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सर। तो देन टू बैंक अकाउंट, लेकिन कब परचेज करिए ये सर? सर ये परचेज करिए 1 जनवरी 2018 को। कितने की परचेज करिए सर? 4 लाख रुपए की। सो अब 31 मार्च को जो आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगी ना सर, 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन लगेगी, वो कितनी मशीन पे लगी है रिमेनिंग में? यानी इस टाइम पे मशीनरी नंबर 2 आपके पास में है, मशीनरी नंबर 3 आपके पास में है। तो डेप्रिसिएशन आपके पास में कितने लगे, कौन कौन सी मशीन पे लगेगी? मशीनरी नंबर 2 एंड मशीनरी नंबर 3। तो मशीनरी नंबर 2 की बुक वैल्यू है इस साल 2,16,000, जिसपे 10% आपके पास में डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी 21,600 रुपीज। मशीनरी नंबर 3 की बुक वैल्यू है 4 लाख रुपीज, जिसपे 10% डेप्रिसिएशन होगा 40,000। एंड 40,000 सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास में 3 महीने का, 3/12 करते हैं, यानी डेप्रिसिएशन लगेगा ओनली 10,000 रुपीज का। क्योंकि ये मशीनरी कब परचेज करी गई है? जनवरी में। तो यानी जनवरी से 31 मार्च आने में कितने महीने बचे हैं आपके पास में? जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? आपके पास में 10,000 का। तो इसलिए टोटल वैल्यू हुई 31,600 रुपीज का अब रिमेनिंग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो अब अगर मैं बुक वैल्यू यहाँ पे देखूँ आपके पास में, तो बुक वैल्यू कितने की आ गई आपके पास में? बुक वैल्यू यहाँ पे आएगी, बुक वैल्यू कौन सी मशीन की होगी सर? ये मतलब कौन सी ईयर की होगी सर? ये होगी आपके 18-19 सेशन की बुक वैल्यू। तो जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस CD मशीनरी नंबर 2 एंड मशीनरी नंबर 3। आपके पास में कितने की बुक वैल्यू आ गई? 2,16,000। 2,16,000 फॉर द मशीनरी नंबर 2 माइनस इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा था, तो यानी 1,94,400 रुपीज। एंड 4 लाख रुपीज आपके पास में मशीनरी नंबर 3 की बुक वैल्यू थी ऑन 1 जनवरी 2018। डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, तो वैल्यू आ गई 3,90,000। यानी कि टोटल आपके पास में वैल्यू आ गई 1,94,400 प्लस 3,90,000। इस कम्स डेट आ जाती है आपके पास में वैल्यू 5,84,400। होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा सर। आइए सर चेक करते हैं एक बार बुक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे टोटल लिख के। सो देन 4 लाख प्लस 3,82,000, 3,82,000
3,82,500। तो अगर मैं बात करूँ तो सर आपके पास में बुक वैल्यू आ गई 7 लाख, टोटल वैल्यू आ गई 7,82,500। होपफुली ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा सर। विद दिस क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होमवर्क है। अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होमवर्क है, उस होमवर्क क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी आगे के क्वेश्चंस को ट्राई। विद दिस take care and thank you so much for the lecture. If you have any doubts, so you can contact me on 8 on this number 8178 650 and 210। ये तो मेरा contact number है। And if you want to visit my institute, so you can search ASES on your Google, जिसकी फुल फॉर्म है ओम श्री एजुकेशन एंड सॉल्यूशन। And if you want to join my Instagram, so you can join my Instagram by Aditya Saxena 9977। सो आप इस जरिए से मेरे पास में कॉल कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट का पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, दैट इज 9773965319। सो होपफुली फॉर दैट, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। काइंडली ट्राई दिस होमवर्क प्लीज, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।